राहु अगर कुंडली के चौथे घर में चले जाए तो केतु स्वाभाविक रूप से 10वें घर में चले जाएंगे, और इसकी वजह से हमें एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है जो कि बहुत कुछ कर सकता है, उसके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है, दे कैन गेट अ लॉट डन। लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से ये लोग अपने फुल पोटेंशियल को या तो पाते नहीं है, या लोगों की जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उनके प्रति, उन एक्सपेक्टेशंस पर वो खरे नहीं उतर पाते हैं, या सच कहूं तो उतरना ही नहीं चाहते हैं। दे डोंट लाइक इट। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, या अब और आगे क्या होना चाहिए, या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। दे सिंपली डू नॉट केयर। ऑल दे केयर अबाउट इज वेदर और नॉट दे वांट टू एंगेज इन समथिंग। तो ये क्या है, ये कैसा चरित्र है, चलिए इसके बारे में आज डिस्कशन कर लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम राहु केतु की बात कर रहे हैं जो चौथे और 10वें घर में होंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केतु 10वें घर में क्या कर रहा है। जब केतु 10वें घर में चला जाता है तो अक्सर ये भ्रांति हमारे मन में होती है कि ऐसे व्यक्ति की तो नौकरी ही नहीं लगेगी, उसका तो कोई करियर ही नहीं होगा, वो तो पैसे ही नहीं कमाएगा, ये दरिद्र रह जाएगा। कितनी ही बार मैंने ऐसी बातें सुनी है, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि सब झूठ है। केतु अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में हो तो वो आपके करियर को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। केतु के 10वें घर में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग का करियर बर्बाद है, खत्म है, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी या फिर आप कभी करियर बना ही नहीं पाएंगे। हालांकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो डिटैचमेंट को हमारी कुंडलियों में दिखाता है, यानी कि वो जहां पर बैठा होता है वहां पर उसके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट तो जरूर होता है, पर उस टैलेंट को यूज करने का उसका मूड नहीं होता, इच्छा नहीं होती। इसीलिए आप ज्यादातर ऐसे लोगों को देखोगे जो कि अपना काम बस रूटीन में करते रहना चाहते हैं। जो भी है बस मुझे करने दो, मुझे फालतू के प्रमोशन मत दो, मुझे फालतू का रिकग्निशन मत दो, मुझे सर पे मत बिठाओ, मुझे क्लाइंट के सामने ले जाकर तारीफें मत करो। तो ये ऐसा व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्तियों से आप जरूर अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में, या जहां पर भी आप काम करते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, मिलते होंगे। ये लोग किसी भी चीज का क्रेडिट लेने से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार क्रेडिट लेना हमने शुरू कर दिया तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और जब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो उन्हें एक रैट रेस में फिर हिस्सा लेना पड़ता है, और उस रैट रेस में यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली बेटर देन द अदर पर्सन। हमेशा आपको पिछली बार से बेहतर करना पड़ेगा, पिछली बार से अच्छा करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो लेट्स अज्यूम वैलेंटाइन डे को बड़ा नॉर्मली बिता देते हैं। बर्थडे आता है, दे लाइक व्हाटएवर, दे जस्ट गो। एनिवर्सरी आती है तो हर एनिवर्सरी पे अपनी पत्नी को एक गुलाब का फूल देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं इस बार डायमंड रिंग दूंगा तो फिर अगली बार उम्मीद और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी। They don't want to be, they don't want to be a part of this system. What they want is कि जीवन आसानी से, मजे से, मंडेन तरीके से चलता रहे, शांति से चलता रहे, कोई आके मुझे 4 बातें ना सुनाए, मुझे किसी को 50 बातें सुनाने की जरूरत ना हो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब अगर ऐसे में मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और हमसे ये कहने की कोशिश करता है कि आप आगे बढ़िए, आपके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, तो ये कहेगा रियली अब मुझे अचीव करना पड़ेगा, अब मुझे काम करना पड़ेगा, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, अब मुझे उस रैट रेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। सो दे वुड वांट टू गो अवे फ्रॉम द रैट रेस एज मच एज पॉसिबल। अब यही वजह है कि केतु इन द 10th हाउस वाले लोग ना बड़े कूल डूड होते हैं। नॉर्मली हम जब इन लोगों से मिलेंगे दिल बी सो कूल, तो कोई कहेगा कि उस सामने वाले व्यक्ति को देखो यार, वो बॉस का कितना मतलब चापलूसी कर रहे हैं, लाइक ओ व्हाटएवर, करने दो, हु केयर्स। देन मे बी कोई दूसरा आके कहेगा कि वो देखो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करना है, एंड दे आर लाइक व्हाटएवर, हु केयर्स। तो ये व्हाटएवर, हु केयर्स वाला मामला इनके साथ कुछ ज्यादा ही होने लगता है। दैट्स हु दे आर एज पीपल। वो लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते कि कोई ये समझ ले सेकंड भर के लिए भी कि इनके अंदर तो जी बड़ा एम्बिशन है। अच्छा, अब कमाल की बात पता है क्या है कि ये लोग एम्बिशन है नहीं है, वो तो एम्बिवेलेंस हमेशा रहती है, पर ट्रूथ बी टोल्ड इनके पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती हैं। इनको अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। दे यूजुअली हैव पीपल, दे यूजुअली हैव नेटवर्क्स जो कि इनके लिए चीजें ऑटोमेटिकली सही कर देंगे, या फिर इनका जो प्रारब्ध है वो मजबूत होता है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनके लिए निकाल के ले आता है। लेकिन
इसमें उनको एक कैविएट के थ्रू गुजरना पड़ता है, और कैविएट ये है कि ये लोग कुछ भी करके, चाह कर भी अपना जो इच्छा है वो नहीं रख सकते. सो दे कांट से ओ आई वांट टू गो देयर. नो, किस्मत अपने आप लेकर आएगी. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे यही बनना है, मुझे यही टॉप पे पहुंचना है, मुझे ऐसे ही चीजें पानी है. नो, यू कांट डू दैट, यू नॉट अलाउड टू डू दैट. हाउएवर, आपके पास चीजें अपने आप आएंगी, अपने आप पहुंचेंगी, अपने आप जीवन में सब चीजें बेहतर होंगी. सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग वी आर लुकिंग एट. एंड बिकॉज ऑफ दिस, केतु वाले लोग हमें बहुत ऑड लगते हैं. ये वो बच्चे होते हैं, कहेंगे अरे यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आई वॉज बिजी प्लेइंग फीफा, आई वॉज बिजी प्लेइंग व्हाटएवर, और देखते हैं उनके नंबर अच्छे आ रखे हैं, नहीं बोला कैसे कैसे. फिर आप अगले दिन पढ़ने के लिए उनके घर में घुस जाते हो और आपको लगता है कि अरे ये तो उसे जेन्युइनली नहीं पढ़ता है, इसके नंबर अच्छे कैसे आ गए. बिकॉज दैट्स जस्ट व्हाट केतु इज ऑल अबाउट, राइट. चीजें बस अपने आप आ जाती हैं, आपको ना मांगनी पड़ती है, ना आपको उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ना आपको उनके लिए कोई और ड्रामा नुकसान करना पड़ता है. सो दैट्स द होल पॉइंट अबाउट केतु इन द 10th हाउस. क्या ये लोग बार बार नौकरियां छोड़ देते हैं? वेल, ये जरूर देखने में मिलता है कि ये लोग बोर थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, राइट. यानी कोई भी अगर ऐसी जगह है जहां पर अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर वो वहां से निकल जाने की कोशिश करते हैं. एज आई सेड, उनको अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, तो नई अपॉर्चुनिटी भी मिल ही जाती है. तो पॉइंट इज कि ये लोग जाते क्यों हैं? क्या ये राहु हैं? नहीं. अगर राहु 10th हाउस में होता है तो वो बोर हो जाता है, कहता है अरे यार मजा नहीं आ रहा, थ्रिल नहीं आ रहा, थ्रिल चाहिए. तो राहु इन द 10th हाउस तो ऐसे ऐसे करके चीजें छोड़ता रहता है. लेकिन जब केतु इन द 10th हाउस होता है तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं. आप इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आप बोर हो रहे हो, आप तो चाहते हो कि चीजें बोरिंग हो. आप इसलिए छोड़ते हो क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, और वो बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस अब आपको अच्छी नहीं लग रही. आपको लगता है कि ना 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 ना, कुछ ही महीनों की बात है, ये मेरे सिर पे कूद जाएंगे, ये मुझे जबरदस्ती का प्रमोशन देके, पैसे तो उन्होंने बढ़ाने नहीं है, बड़ा सा टाइटल दे देंगे और मुझसे ज्यादा काम कराएंगे. सो देन दे वुड वांट टू रन अवे. अदरवाइज शांति से आप इनसे काम करवाते रहिए, ये भी शांति से करते रहेंगे. क्रेडिट के भूखे ये होते नहीं, क्रेडिट अपने आप इनको मिल जाता है. तो थिंग्स जस्ट हैपन इन देयर लाइफ, दे डोंट रियली हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. दैट्स द पॉइंट ऑफ 10th हाउस के. तो अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको नौकरी लगती नहीं है या नौकरी टिकती नहीं है. दे आर प्रीटी कूल अबाउट इट, और सब हो जाता है, डोंट वरी. ओके, अब हम बात करते हैं राहु इन द 4th हाउस के बारे में. अब जहां पर भी राहु जाएगा वहां पर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लगता है. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि राहु जब चौथे घर में जाएगा तो वो आपके पेरेंट्स को, खास तौर पे आपकी मदर को, काफी एम्बिशियस बना देता है. तो राहु का जो स्वभाव होता है वो हमें आपकी मदर में देखने को मिलता है. अब वो कैसे देखने को मिलता है, देखो, अगर राहु थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहा हो, राहु का जो डिस्पोजिटर है अगर वो अच्छी स्थिति में हो, इन दैट केस मदर इज हाइपर अवेयर. हर चीज को लेके ना मदर बड़ी अवेयर रहती है कि अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है, वहां पे वो चल रहा है, अब इस कॉलेज का एडमिशन आ गया, फलाने उसका आ गया, अब ये चीज करी जा सकती है. सो शी इज वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, और अपनी इस अवेयरनेस को वो अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल करती हैं. कई बार तो इसी वजह से बच्चा इज लाइक ओके मम्मी विल डू व्हाटएवर, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सो यू सी, दैट्स हाउ इट फंक्शंस फॉर देम. तो मम्मी सब कुछ सेटल करके चली जाती हैं, मम्मी को सब कुछ पता होता है कहाँ पे कौन से स्ट्रिंग्स को पुल करना है, सो दैट माई वर्क्स गेट डन. एंड यही वजह है कि ये बच्चे और थोड़े से ज्यादा सा लेजी से हो जाते हैं. दे लाइक नहीं, तो थोड़ा कूल लूट बन जाते हैं सबके सामने. कई बार तो दे अपीयर वेरी सेंटली ऑल्सो, क्योंकि उन्हें दुनिया की गंदगी में हाथ ही नहीं डालना पड़ता, वहां पे तो मम्मी जाके सब कुछ कर रही हैं. सो वी वोंट कॉल देम ममाज बॉयज और ममाज गर्ल्स. दे आर नॉट ममाज बॉयज और ममाज गर्ल्स एट ऑल. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बट होता यह है कि देयर पेरेंट्स आर डूइंग अ लॉट फॉर देम. और आपको पता है पेरेंट्स के प्रति भी एक एपैथी होती है. दे आर लॉयल टू देयर पेरेंट्स, दे लव देयर पेरेंट्स. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता दैट वो चिपक ही जाएंगे अपने पेरेंट्स से. हाँ, लेकिन अगर राहु खराब स्थितियों में हो, राहु का डिस्पोजिटर अगर अच्छी स्थिति में ना हो, इन दैट केस अनयूजुअली माँ और बच्चा आपको क्लोज देखेंगे. ये बेटे और बेटी दोनों के साथ हो सकता है, दैट दे आर जस्ट अनयूजुअली क्लोज टू ईच अदर. और इस अनयूजुअल क्लोजनेस की वजह से कई बार बच्चा और माँ, आप उनको देखोगे ना, दे विल लुक लाइक कार्बन कॉपीज ऑफ ईच अदर. ऐसा भी होता है. बच्चा बहुत इजीली माँ के सारे गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है. एज यू नो, ये बहुत अच्छी बात भी हो सकती है और बहुत बुरी बात भी हो सकती है, राइट. माँ की तरह दिखने लगेगा, माँ की तरह बोलने लगेगा, माँ की तरह ही सारी हरकतें करने लगेगा.
सो एवरीथिंग देन स्टार्ट्स विद द मदर एंड एंड्स विद द मदर, ऐसा बहुत बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। हालांकि कई बार ये चीज मदर से बढ़कर अपने जो परिवार होती है उसके साथ भी हो सकती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा मदर ही करेगी, परिवार के प्रति भी एग्जैक्टली यही लॉयल्टी इन लोगों की हो सकती है। सो दैट कुड बी द केस। हाउएवर, क्योंकि राहु है ना, मलेफिक है इवेंचुअली, इसीलिए बिखराव आना भी शुरू हो जाता है। तो अगर राहु बिल्कुल ही अच्छा नहीं काम कर रहा तो उस बिखराव की वजह से सोच भी बिखरी बिखरी हो सकती है, मम्मी बहुत एंग्शियस हो सकती हैं, और अगर गलती से यहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा आ गए तो वो एंजाइटी काफी ज्यादा हो जाती है। राहु के साथ अगर सूर्य भी आ जाएंगे तो भी ये एंजाइटी आपको देखने को मिलेगी अपनी मदर के अंदर, और अक्सर ऐसा तब होता है जब मदर को फादर के हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, चाहे अपनी मर्जी से चाहे किसी और कारण से, बट शी हैज टू एक्ट लाइक द फादर इन दिस हाउस होल्ड, और उसकी वजह से शी इज ऑलवेज एंग्शियस। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें ऐसा ना हो कि सीरियसली ना ले, कोई ऐसा ना सोचे कि अरे शी इज नॉट डूइंग इनफ, सो शी इज ऑलवेज ऑन एज। तो राहु अच्छा हो चाहे खराब हो, मदर विल ऑलवेज बी ऑन एज, लेकिन अगर खराब होगा तो फिर अति हो जाएगी एंड इट विल गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इसके साथ साथ ही मदर को हमेशा ये भी लगता रहता है कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। सो शी इज ऑलवेज लाइक इन दिस पोजिशन की हाइपर विजिलेंट है हर चीज को लेके। और कमाल की बात क्या है कि जितनी हाइपर विजिलेंट होंगी, गलती होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी मदर सोचती है कि मैं इस चीज पे एकदम फोकस करके रखूं तो ये मैं काम अच्छा कर लूंगी, 100% वो कर लेती हैं। बट द पॉइंट इज कि दुनिया ही ऐसी है, फोकस हिलाना तो बहुत आसान है। द मोमेंट इनका फोकस हिला, सारी की सारी चीजें इनके आसपास बिखर जाती हैं, राइट? सो दैट्स द काइंड ऑफ मदर्स वी आर लुकिंग एट। एंड दैट्स नॉट ऑल। ये मदर्स जो होती हैं ये अपने मदरहुड को लेके भी बड़े परेशान सी रहती हैं। इनको हमेशा ये लगा रहता है कि एम आई अ गुड मदर, एम आई गुड मदर, एम आई डूइंग इनफ, एम आई डूइंग इनफ। तो आपने बॉर्नविटा के एड्स देखे हैं, तो उन एड्स में क्या होता है, माँ हमेशा बच्चे के साथ साथ भाग रही है। बच्चा अगर रेस लगा रहा है तो माँ को उससे तेज रेस लगानी है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। क्या कहते हैं, बच्चा अगर टेनिस खेल रहा है तो माँ को उसके साथ साथ टेनिस खेलना है। सो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि शी इज कम्पीटिंग विद द चाइल्ड, दो देयर आर सम नार्सिसिस्टिक मदर्स हु आल्सो कम्पीट विद द चाइल्ड, और ऐसी मदर्स भी आपको राहु इन द 4th हाउस में देखने को मिल सकती हैं। बट जनरली व्हाट शी इज थिंकिंग इज कि मैं ठीक कर रही हूँ ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैंने कुछ चीज छोड़ तो नहीं दी। सो शी विल रीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैगजीन्स, गेट टू नो हाउ टू ट्रीट देयर चिल्ड्रन एंड सो ऑन। हालांकि राहु इन द 4th हाउस में, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा नार्सिसिज्म पेरेंट्स के अंदर होता है। आई वोंट से दैट इट इज वेरी नेगेटिव, आई वोंट से कि इसकी वजह से डेफिनेटली आपको ट्रॉमा हुआ हो, लेकिन हाँ, पेरेंट्स में सेल्फ सेंटर्डनेस थोड़ी ज्यादा होती है, और ये मदर्स में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है रिलेटिव टू द फादर। इसके साथ साथ ही पेरेंट्स में एम्बिशन भी बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पे मदर्स आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मदर हमेशा ही जॉब करती थी और शी इज अ CEO ऑफ सम कंपनी और शी इज a C-suite executive. Not really. Your mother could be a housewife and be very ambitious. तो अपने ambition के कारण वो क्या करती हैं, everything then becomes very curated. बच्चा अभी ये करेगा, अभी ये करेगा, अभी ये करेगा, अभी ऐसे जाएगा, इस चीज को लेकर they become very sharp. और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है that it is not like with every case, but राहु अगर 4th हाउस में हो तो बहुत सारी स्त्रियां they are too inclined towards their own household. शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, दखल जो उनका अपने घर में होता है, मायके में होता है, वो हमेशा कंसिस्टेंटली बना रहता है। और बहुत सारी स्त्रियां तो फिर मायके में आकर रहना भी शुरू कर देती हैं, अगेन फॉर वट एवर रीजंस। जरूरी नहीं है कि हर बार झगड़ा करके ही आएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई पति विदेश चले गए हैं या उनको जॉब करनी है तो वो अपने मायके में रह रही है क्योंकि ससुराल बहुत दूर है। कई बार ऐसा भी होता है कि मायका जस्ट एंड्स अप बीइंग द राइट प्लेस फॉर देम। कई बार झगड़े भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हो सकती हैं। दैट डिपेंड्स अ लॉट कि राहु के ऊपर कौन कौन सी दृष्टियां आ रही हैं और राहु के डिस्पोजिटर किस स्थिति में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ नक्षत्र कौन सा है। बट हाँ, ऐसी स्थितियां भी मैंने होते हुए देखी हैं एंड दे बिकम इवन मोर विजिलेंट अबाउट द चाइल्ड। तो ये विजिलेंस तो इंप्रूव होती ही है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि एम्बिशियस पेरेंट्स होने के कारण इन बच्चों को कई सारी चीजें विरासत में मिलती हैं, जो कि इनके पेरेंट्स भाई महत्वाकांक्षी हैं, खासतौर पे माँ बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। तो उनकी वो जो महत्वाकांक्षा होती है वो कई लोगों से उनका संपर्क कराती है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना संपर्क होता है, और इस संपर्क की वजह से जो बच्चा होता है उसको ऑटोमेटिकली फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, आप लोग रिन और सुबारू को क्यों जानते हैं? बिकॉज आप मुझे जानते हैं।
तो अगर आप मुझे जानते हैं तो उन्हें भी जानते हैं। कल को अगर आप मेरे घर आएंगे तो यू माइट वांट टू लव देम। आपका उनके प्रति एक जनरली अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज दे बिलोंग टू मी, दे आर माइन। तो यही चीज तो हर किसी के साथ होती है ना, वरना बच्चे तो सड़क पे सबके घूम रहे हैं। तो नोबडी फील्स गुड टुवर्ड्स एवरी चाइल्ड ऑन द स्ट्रीट, राइट? बट पहचान वाले का, जान पहचान का, जिसको आप जानते हो, मानते हो, उनके बच्चे अगर होंगे तो उनके साथ आप ज्यादा अच्छे से अपना संबंध बना पाते हो। उनके कुत्तों के साथ आपका संबंध अच्छा होता है, बिल्लियों के साथ अच्छा संबंध होता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, थिंग्स बिकम बेटर व्हेन यू लाइक पीपल, राइट? तो ये यहाँ पे होता है और बच्चा उसका भरपूर फायदा उठाता है। अगेन दिस बिकम्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई द चाइल्ड, उसको हाथ पैर हिलाने की जरूरत महसूस नहीं होती। यूं कहूं तो ये नेपो किड वाली फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे आकर बस जाते हैं। देन ऐसे जो लोग होते हैं, इन लोगों को रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी बहुत पसंद होती है और इसके साथ साथ ही इनको प्रॉपर्टीज काफी मिल भी जाती हैं। चाहे ये लोग अपने माँ की तरफ से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करें, चाहे फिर ये लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन लैंड्स। इनको स्कूल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इनको बचपन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इनको लर्निंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और कहीं ना कहीं ये लोग स्कूल लाइफ को, फ्रेंडशिप्स को, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हैं। जिनसे मैं मिली हूँ, राहु इन द 4th हाउस, केतु इन द 10th हाउस वाले लोग, उनके अंदर हमेशा ही अपने स्कूल या कॉलेज को लेकर एक बड़ी फॉन्डनेस होती है। अब ऑब्वियसली ये तो हम सब में होती है, लेकिन इन लोगों में कुछ ज्यादा ही होती है। ये लोग उस समय को अपने जीवन का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, सबसे इंटरेस्टिंग समय मानते हैं और उस समय को वो खुल के जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना भी चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसा देखने में आता है दैट दे आर ऑलवेज लाइक वाओ, आई वेंट टू दिस स्कूल, और स्कूल में सब कितना अच्छा था, एंड आई वेंट टू मसूरी फॉर माई स्कूलिंग, और आई वेंट टू नैनीताल फॉर माई स्कूलिंग। वहां पे मैंने शेक्सपियर का प्ले किया था, मैंने फलाना रोल वहां पे प्ले किया था। सो दे लुक बैक एट दोज मेमोरीज वेरी वेरी फॉन्डली। और जब भी ये स्कूलिंग जैसे एनवायरमेंट्स में जाते हैं, खासतौर पे बोर्डिंग स्कूल्स में जाते हैं, वहां पर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ओके, इनफैक्ट इन लोगों की टेंडेंसी भी बोर्डिंग स्कूल्स में जाने की ज्यादा होती है। अगर आपका बच्चा है, उसकी कुंडली में राहु इन द 4th हाउस है, तो आप आसानी से उसको बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हो, बिकॉज दिस चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न अ लॉट। और ऐसी जगह जहां पर स्कूल का एनवायरनमेंट हो और जहां पर जगह जगह से अलग अलग तरीकों से बच्चे आकर पढ़ रहे हो, वहां पे दे एक्चुअली फील वेरी हैप्पी एंड वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। और ऐसा करने से इनके घर के संस्कारों का लोप नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा बाहर निकल गया, हवा लग गई टाइप्स, बट हवा नहीं लगती इन लोगों को। घर के संस्कारों का बिल्कुल लोप नहीं होगा। इनफैक्ट जब ये डाइवर्स एनवायरमेंट्स में रहते हैं तो वहां पर उनको बेहतर ही महसूस होता है। दे बिकम क्लोजर टू देयर होम एनवायरमेंट। सो इस तरह की चीजें हम देखेंगे। हालांकि ये भी जरूर है कि इनकी सोच कई बार थोड़ी बिखरी हुई सी रहती है, तो ये थोड़े से कंफ्यूज से रह सकते हैं। एक ही चीज को लंबे समय तक फॉलो कर पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन दो केतु इन द 10th हाउस चाहते हैं कि चीजें बस जैसी हैं वैसी रहें, बस कुछ कुछ चेंज ना हो फालतू का, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े। लेकिन राहु इन द 4th हाउस इनके जो मन है उसके अंदर पूरी उथल पुथल मचाए रखता है। तो बाहर से नॉनचलांट कितना भी होने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से उथल पुथल मची रहती है। अब सोचिए कि ऐसे व्यक्ति की राशि कुंभ है, तो फिर क्या होगा? फिर तो अल्ट्रा ही हो जाएगी ना ये सारी की सारी चीजें। बस ऐसा ही है कि अंदर से तूफान है, लेकिन बाहर से सारी की सारी शांति ही शांति है। अब क्योंकि दिमाग में बहुत सारे तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, इसलिए इन लोगों का उन ख्यालों को दूसरों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज एनर्जी बिल्डअप होने के कारण दे फील रियली बैड। उनके जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव साइड चले जाते हैं। यूजुअली अगर हम राहु केतु को कॉम्पोजिट तरीके से देखें तो हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो छोटे ग्रुप्स में बहुत अच्छा काम करता है, या जो ग्रुप्स लेट्स से रेगुलेटेड है, जैसे एक हॉस्टल है। तो हाँ, माना कि लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, लेकिन एनवायरनमेंट बेसिकली रेगुलेटेड है और बहुत छोटा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट्स में ये थोड़ा बहुत फ्लरिश कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ओपन एनवायरनमेंट्स में काम करना पड़ता है या बड़े एनवायरनमेंट्स में काम करना पड़ता है, वहां पर जाकर ये लोग अच्छा यूजुअली महसूस नहीं करते हैं। इनफैक्ट केतु तो लीडरशिप रोल्स को पसंद भी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इनको लीडरशिप रोल मिलते नहीं है, मिल जरूर जाते हैं, लेकिन वहां पर रहना बहुत लंबे समय तक इस केतु को पसंद नहीं है। क्यों? समझ लीजिए कि कोई ऐसा एक्टर है जिसने अपने करियर के पीक पर जाकर उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये पीक है, अब तो भाई डाउनफॉल तो होगा ही, 2-4 फ्लॉप भी होंगे, लोग मेरे अगेंस्ट भी हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं इसको यहीं पर छोड़ दूं।
तो ये व्यक्ति अक्सर ऐसा करते हैं कि दे विल डू समथिंग रियली ग्रेट, रियली अमेजिंग, और जैसे ही उनको लगने लगे कि उप्स अब तो बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा है आकांक्षाओं का, वैसे ही वो अपना काम करके वापस चल पड़ते हैं। तो इस तरह का स्वभाव इनका होता है। हालांकि ये अपने घर को, अपने होम कल्चर को काफी पसंद करते हैं, उसके साथ एंगेज करना भी काफी पसंद करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इन चीजों के बारे में ये बातचीत भी दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा करने लगते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इन लोगों को ऐसे लोग जो टॉप पर बैठे होते हैं, या जो रूल्स रेगुलेशंस, ऐसे करो वैसे नहीं करो, ऐसे लोग इन्हें पसंद नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली रिबेल करेंगे उनके अगेंस्ट, लेकिन जो रिबेल कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा पुश वो जरूर देंगे। क्यों करेंगे? थोड़ी सी मदद कर दी, थोड़ा सा उनका हाथ बटा दिया, बिकॉज दे नो दैट एक्सेसिव स्ट्रिक्टनेस कभी भी काम नहीं करती है। सो दे आर मोर फ्लेक्सिबल, और ये हमेशा ऐसा काम करना चाहते हैं जहां पे ये खुल के जी सके। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं इस सीरीज का नाम भूल गया, आई थिंक इट्स लाइक द लाइफ ऑफ अ टेम्प। ये एक जे ड्रामा है। आई वॉच अ लॉट ऑफ जे ड्रामास बाय द वे, नो के ड्रामास, आई फाइंड देम वेरी because they're very romantic, so I don't like romance and all, but I love J dramas, they're pretty cool, and especially detective dramas. तो उनमें से ही I was just watching, the other day, लाइफ ऑफ अ टेम्प या ऐसे कुछ है, टेम्प वर्कर्स यानी टेम्पररी वर्कर्स के बारे में उसमें बात हो रही थी। तो हमारी जो सीरीज की प्रोटैगनिस्ट है, शी इज वेरी गुड एट व्हाट शी इज डूइंग, दूसरों से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव है, दूसरों से कई 100 गुना ज्यादा कमाती है, बिकॉज वो बिल्कुल ए लिस्ट कैंडिडेट है टेम्पररी वर्क के मामले में। लेकिन वो किसी भी जगह पे सिर्फ 3 महीने काम करती है, 3 महीने से एक दिन भी ज्यादा काम नहीं करेगी। एंड दूसरी चीज ये है कि 3 महीने के बाद वो फिर 3 महीने के लिए गायब हो जाती है। तो वो किसी दूसरे देश में चली जाती है जहां पर उसके मित्र हैं, और वहां पर जाकर वो उस लाइफस्टाइल को जीती है। फिर वो जापान वापस आती है, 3 महीने के लिए काम करती है, और फिर वापस उस देश में चली जाती है। दैट इज वेरी वेरी राहु इन द 4th एंड केतु इन द 10th हाउस। लाइक आप सोच रहे होंगे क्या मैं सीरियल देखते हुए भी यही करती रहती हूँ? हाँ, I'm sorry. That's how my brain works. Okay. तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो क्या कर रही है, वो किसी भी एक जगह बहुत लंबे समय तक नहीं टिक रही। 3 महीने का मतलब 3 महीने। बाकी के जो टेम्पररी वर्कर्स हैं वो रोते रहते हैं कि भैया हमारा एक्सटेंड कर दो कॉन्ट्रैक्ट, हमको पक्का कर दो हमारी नौकरी, बट उसे कोई मतलब नहीं है, चीज व्हाटएवर। तो वो 3 ही महीने काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, और फिर वहां से चली जाएगी। दैट इज वेरी वेरी राहु इन द 4th एंड केतु इन द 10th लाइन। तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनमें भी यही टेंडेंसीज होती हैं। कई बार इसी वजह से रिश्तों में उनको समस्या होने लगती है, बिकॉज वो सोचते हैं कि दे हैव एन एग्जिट प्लान, बिकॉज उनको लगता है कि ओके ये रिश्ता यहां से शुरू हुआ है, अब राहु 4th में है तो सोचेगा तो बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग तो अति की हो जाएगी। तो सोचेगा फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। I've seen so many movies, I've seen so many dramas, हमेशा ऐसे ही होता है, और मैंने लाइफ में भी देखा है, वहां पे भी ऐसे ही होता है। तो एक काम करते हैं, लेट दिस थिंग प्ले आउट, कोई बात नहीं, रिश्ता जैसे चल रहा है चलने दो, एक ना एक दिन तो इसने खत्म हो ही जाना है। जब खत्म होगा मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठाऊंगा और चल दूंगा। तो मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे कह दिया कि आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर, यू नो व्हाट राहु 4th एंड केतु 10th says? एक्सपेक्टेड। तो क्या चाहती हो तुम मेरे घर से निकल जाओ। ऑलराइट, तो वो निकल गया, दोबारा फोन ही नहीं किया, रिश्ता खत्म। और गर्लफ्रेंड फिर कह रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड नो कांटेक्ट हो गया। वो नो कांटेक्ट नहीं हुआ है, वो चला गया है, ये किसको पता था यही होगा। तो इस तरीके से वो अपने दिमाग में एग्जिट प्लान बनाकर चलते हैं। तो रिश्तों के प्रति भी ये एपैथेटिक एटीट्यूड अक्सर इन लोगों का रहता ही है। उनको लगता है कि हाँ कभी भी कोई भी चीज खत्म हो सकती है, छिन सकती है, सो वाई बॉदर, वाई गो क्रेजी। आई वोंट कॉल दिस अ वेरी गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ, इवन दो आपके इमोशंस को आपको लगता है कि प्रोटेक्ट कर लेता है, बट इमोशंस को प्रोटेक्ट नहीं करता। वो पहले आपके इमोशंस को टर्बुलेंट करता है बहुत ज्यादा, और उसके बाद उसके ऊपर एक परत चढ़ा देता है, ये मुझे छोड़ देगी, छोड़ देगी, छोड़ देगी, हू कैर्स। हर कोई किसी ना किसी को छोड़ के चला ही जाता है, हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है ना। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। सम रिलेशनशिप्स कैन बी रियली गुड एंड यू हैव द राइट टू एंजॉय अ ग्रेट एम्प्लॉयमेंट, अ ग्रेट रिलेशनशिप एंड अ ग्रेट एवरीथिंग। तो कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं आधे घंटे से ऑलमोस्ट बोले जा रही हूँ। सो दिस इज द बेसिक, द जिस्ट ऑफ राहु इन द 4th and Ketu in the 10th, and next time we'll talk about Rahu in the 5th and Ketu in the 11th. So stay tuned for that. Bye bye.